हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। आज हम देखेंगे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के क्या कारण होते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है और ज्वालामुखी से मानव को क्या लाभ होते हैं। आज हम इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक आपका यूपीएससी एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर आरओ एआरओ, सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। दरअसल ज्वालामुखी एक छिद्र होता है, धरातल पर एक ऐसा छिद्र होता है जिससे जो भूगर्भ का पिघला हुआ मैग्मा होता है और अन्य पदार्थ होते हैं भूगर्भ में पिघले हुए, वो धरातल पर या तो आने का प्रयास करते हैं या फिर धरातल पर सतह को तोड़कर आ जाते हैं। तो उसे कहते हैं हम ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र है। ज्वालामुखी के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को रखा जाता है जिसमें भूगर्भ का मैग्मा और अन्य ज्वालामुखी पदार्थ सतह को तोड़कर या तो धरातल पर आ जाते हैं या फिर धरातल पर आने की कोशिश करते हैं। तो ज्वालामुखी क्रियाओं के अंतर्गत ऐसी समस्त भूगर्भीय क्रियाओं को रखा जाता है जिसमें भूगर्भ का मैग्मा और अन्य ज्वालामुखी पदार्थ सतह को तोड़कर छिद्रों या दरारों के माध्यम से ऊपर आते हैं या फिर ऊपर आने की कोशिश करते हैं। उसे कहा जाता है ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी पदार्थ सतह के नीचे ही जम जाता है तब इसे आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया, और जब सतह के ऊपर आ जाता है तब इसे बाह्य ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। यानी ज्वालामुखी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया, एक होती है बाह्य ज्वालामुखी क्रिया। जब जो ज्वालामुखी पदार्थ होता है वो सतह के नीचे ही दरारों छिद्रों में जम जाता है तो उसे कहा जाता है आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया, और जब ज्वालामुखी पदार्थ सतह को तोड़कर धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसे कहा जाता है बाह्य ज्वालामुखी क्रिया। बाह्य ज्वालामुखी क्रिया से सतह पर जिस छिद्र का निर्माण होता है उसे कहते हैं ज्वालामुख या फिर ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी पदार्थ, जो आंतरिक ज्वालामुखी पदार्थ होता है, वो जब धरातल को तोड़कर सतह के ऊपर आ जाता है तो उससे जिस छिद्र का निर्माण होता है, जहाँ धरातल पर वो उस धरातल को तोड़ता है तो उससे जिस छिद्र का निर्माण होता है उसे कहा जाता है ज्वालामुख यानी ज्वालामुखी। तो ये देखा हमने ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया और बाह्य ज्वालामुखी क्रिया। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के कारण पर कि ज्वालामुखी क्रिया के क्या कारण है, किन कारणों से ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। तो ज्वालामुखी क्रिया का सबसे पहला कारण है भूगर्भ में तापीय वृद्धि और मैग्मा का निर्माण। आपको पता है कि हम जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से गहराई की तरफ जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है। तो उस तापमान में वृद्धि के कारण भूगर्भ का जो अंदर का पदार्थ होता है वो पिघल जाता है जिससे होता है मैग्मा का निर्माण। तो ज्वालामुखी क्रिया का पहला कारण है भूगर्भ में तापीय वृद्धि और मैग्मा का निर्माण। दूसरा कारण होता है ज्वालामुखी का मैग्मा भंडार का अधिक होना। जब ये क्रिया कई वर्षों तक चलती रहती है तो मैग्मा भंडार बढ़ता जाता है। तो ज्वालामुखी क्रिया का दूसरा कारण होता है मैग्मा भंडार का अधिक होना। तीसरा कारण है भूगर्भ में हॉट स्पॉट की स्थिति का होना। हॉट स्पॉट की स्थिति उसे कहते हैं, मान लीजिए जहाँ से ये भूगर्भ में कोई हॉट स्पॉट की स्थिति है तो यहाँ से तरंगे ऊपर की तरफ और चक्रीय रूप से चारों तरफ गमन करती हैं, उसे कहा जाता है हॉट स्पॉट। जहाँ से भूगर्भीय तरंगे चारों तरफ गमन करती हैं उसे कहते हैं हॉट स्पॉट। तो भूगर्भ में तापमान में वृद्धि के कारण हॉट स्पॉट की स्थिति का होना। चौथा कारण है ज्वालामुखी क्रिया का भूगर्भ में मेंटल प्लूम का निर्माण। मेंटल प्लूम उसे कहा जाता है जहाँ पर भूगर्भ में मैग्मा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जहाँ मैग्मा की अधिकता होती है उसे कहा जाता है मेंटल प्लूम। तो भूगर्भ में मेंटल प्लूम का निर्माण वो भी ज्वालामुखी क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट कारण है मैग्मा का ऊपरीमुखी प्रवाह, यानी जो मैग्मा होता है भूगर्भ में वो ऊपर की तरफ उसका प्रभाव होता है, तो इसके कारण भी ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। नेक्स्ट कारण है तापीय ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति। अभी बताया था कि हॉट स्पॉट से जो तरंग उत्पन्न होती हैं वो चारों दिशाओं में गतिशील होती हैं, चक्रीय रूप से गतिशील होती हैं, तो उसके कारण भी ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है, क्योंकि जब तरंगे बार बार ऊपर की तरफ गतिशील होगी तो प्रेशर डालेंगे धरातल पर तो वो टूट जाता है जिससे ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। नेक्स्ट कारण है भूगर्भ में गैस का निर्माण, क्योंकि गैस मैग्मा के ऊपरी मुखी प्रवाह को तीव्र करती है।
जब तापमान भूगर्भ का अधिक होता है तो जहाँ तापमान का जो संपर्क होता है वो भूगर्भीय जल से हो जाता है, तो वहाँ पर निर्माण होता है जलवाष्प का, यानी गैसों का। और वो जो गैस होती है वो मैग्मा को ऊपरीमुखी प्रभाव प्रदान करती है, यानी मैग्मा का जो ऊपरीमुखी प्रवाह है, जो मैग्मा ऊपर की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ जो मैग्मा का प्रवाह होता है वो उसकी गति को बढ़ा देती हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया के लिए भूगर्भ में गैस का निर्माण भी उत्तरदायी है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आपको पता होगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत कि हमारा स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। इन प्लेटों में भी धीरे धीरे गति हो रही है जो ज्वालामुखी क्रिया के लिए उत्तरदायी है। इसके कारण भी ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। नेक्स्ट है मैग्मा के कारण भूगर्भिक जल का गर्म होना और जलवाष्प का निर्माण। जलवाष्प गैसों के साथ मिलकर मैग्मा को गति प्रदान करती है। अभी बताया था कि जहाँ मैग्मा का संपर्क यानी भूगर्भिक जो तापमान होता है उसका संपर्क जब भूगर्भिक जल से हो जाता है तो फिर जलवाष्प का निर्माण होता है, और ये जलवाष्प गैसों के साथ मिलकर मैग्मा को गति प्रदान करता है। और नेक्स्ट कारण है ज्वालामुखी का बाह्य ज्वालामुखी क्रिया के लिए कमजोर भूपटल की स्थिति, ताकि ज्वालामुखी पदार्थ भूपटल को तोड़ सके। यानी बाह्य ज्वालामुखी क्रिया कब घटित होगी? ये ज्वालामुखी के सब कारण हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया भी दो प्रकार की होती है। हमने देखा था आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया और बाह्य ज्वालामुखी क्रिया। अगर धरातल कमजोर नहीं है, धरातल मजबूत है, तो फिर आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। ये सब पदार्थ धरातल के अंदर ही जम जाते हैं। लेकिन बाह्य ज्वालामुखी क्रिया के लिए भूपटल का कमजोर होना जरूरी है। जहाँ भूपटल कमजोर होता है तो ज्वालामुखी पदार्थ उस भूपटल को तोड़ देते हैं और बाहर निकलते हैं, जिसके कारण घटित होती है बाह्य ज्वालामुखी क्रिया। तो ये सभी रीजन थे ज्वालामुखी के कारण, यानी इन सभी कारणों के कारण आता है ज्वालामुखी। आगे देखते हैं। उपरोक्त दशाओं की आदर्श स्थिति मुख्यतः प्लेटों के सीमांतों के सहारे पाई जाती हैं। यानी ये जो सभी हमने अभी ज्वालामुखी के कारण देखे हैं, ये सभी परिस्थितियां हमें प्लेटों के सीमांतों के सहारे मिलती हैं। और यही कारण है कि लगभग विश्व के 95% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्लेटों के सीमांतों पर ही स्थित है। भ्रंशन के क्षेत्र और गर्म क्षेत्र के ऊपर स्थित भूपटल के क्षेत्र भी बाह्य ज्वालामुखी क्रिया से प्रभावित होते हैं। भ्रंशन के क्षेत्र जो होते हैं वो कमजोर क्षेत्र होते हैं, जिसके कारण ज्वालामुखी पदार्थ आसानी से धरातल को तोड़ देते हैं और फिर बाह्य ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है। तो ये सभी कारण थे ज्वालामुखी क्रिया के। यहाँ ज्वालामुखी का चित्र है। यह है ज्वालामुखी की संरचना। यह ज्वालामुखी पाइप होता है जिससे मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, और जब मैग्मा जो पदार्थ होता है, ज्वालामुखी लावा होता है, वो बाहर निकलकर जब इकट्ठा होता रहता है तो इस तरह से शंकु की आकृति बन जाती है। इसे कहते हैं हम ज्वालामुखी शंकु। और जिस छिद्र से ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र या फिर क्रेटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिस छिद्र से ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलता है उसे कहते हैं क्रेटर। और जब ये क्रेटर बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसे ही कहते हैं हम काल्डेरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार पर कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम कहते हैं जागृत ज्वालामुखी। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी। तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी पर, यानी एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हम उन ज्वालामुखी को कहते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होता ही रहता है। इनका जो मुख होता है वो हमेशा खुला रहता है और इनसे लावा, धूल और अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी, इनमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है, इनका मुख सर्वदा खुला रहता है और लावा, धूल और अन्य पदार्थ जैसे कि जलवाष्प आदि ये बाहर निकलते रहते हैं, जिससे शंकु का निर्माण होता है। अभी देखा था हमने ज्वालामुखी शंकु। इसका एग्जाम्पल है, सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है इटली का एटना ज्वालामुखी, जो कि लगभग 2500 वर्षों से सक्रिय है, और लिपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जो प्रत्येक 15 मिनट के बाद फटता है। भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप है, वहाँ पर एक ज्वालामुखी मिलता है हमें, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी प्रत्येक 15 मिनट के बाद फटता है, और इसीलिए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें है इटली का एल्टना ज्वालामुखी और भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। पीसीएस में कई बार ऐसा एग्जाम पूछा जाता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, जो कि लिपारी द्वीप पर है। अब सेकंड ज्वालामुखी देखते हैं। दूसरे प्रकार का ज्वालामुखी होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी या फिर सुसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी हम उसे कहते हैं जिसमें एक लंबे समय से उद्भेदन यानी उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन उसमें उद्गार की संभावना बनी हुई है। इनसे गैस और जलवाष्प निकलती रहती हैं, लेकिन विस्फोट के साथ उद्गार नहीं हुआ है। तो प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो, इनमें दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी संभावना बनी हुई है। इनसे गैसें और जलवाष्प निकलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, जो कि अनेक वर्षों तक प्रसुप्त रहने के बाद अचानक 1931 में फूट पड़ा था। जो इटली का विसुवियस ज्वालामुखी था उसे मान लिया गया था कि वो मृत ज्वालामुखी हो चुका है, अब उसमें उद्गार नहीं होगा। उसके आसपास लोगों ने बसना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो अचानक 1931 में फूट पड़ा था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विनाश हुआ था। तो ये है प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी या फिर शांत ज्वालामुखी, जिसे कहते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इनमें क्या होता है, इनमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में इनमें उद्गार की संभावना भी नहीं है, क्योंकि इनका मुख जो होता है, जो ज्वालामुख होता है, वो मिट्टी से, लावा से, इन सब पदार्थों से बंद हो गया है। तो देखते हैं मृत ज्वालामुखी। इनमें दीर्घकाल से उद्भेदन यानी उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में उद्गार की संभावना भी नहीं है। इनका मुख मिट्टी से, लावा से आदि पदार्थों से बंद हो जाता है और कालांतर में झील के रूप में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल है यानी शांत ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है म्यांमार का पोपर ज्वालामुखी, अफ्रीका का किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद ज्वालामुखी। ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है एकांकागुआ ज्वालामुखी, जो कि मिलता है हमें एंडीज पर्वत पर। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी से लाभ। ज्वालामुखी से मानव को क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ यही है कि ज्वालामुखी प्राकृतिक सुरक्षा वोल्व के रूप में कार्य करता है, क्योंकि भूगर्भ में जो उच्च दाब होता है उसे बाहर निकालने में सहायता करता है। तो ज्वालामुखी प्राकृतिक सुरक्षा वोल्व के रूप में कार्य करता है और भूगर्भ में निर्मित उच्च दाब को बाहर निकालने में सहायता करता है। नेक्स्ट लाभ होता है हमें ज्वालामुखी का, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उससे जो मिट्टी निर्मित होती है उसे कहते हैं हम काली मृदा या रैगुर मृदा, और जो वो मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो लावा से निर्मित जो काली मृदा या रैगुर मृदा होती है वो कपास, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू, इन सभी फसलों के लिए विशेष उपजाऊ होती है। इसलिए हमें दूसरा लाभ मिलता है ज्वालामुखी से काली मिट्टी का निर्माण होना। नेक्स्ट जो लाभ होता है ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी से हमें सोना, चांदी, तांबा, इन सभी मूल्यवान खनिजों की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि जब भूगर्भ से पदार्थ बाहर निकलते हैं तो उसके साथ सोना, चांदी, तांबा, ये इस प्रकार के खनिज भी बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट लाभ है अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ज्वालामुखी से जो अधिक तापमान वाली भाप निकलती है उसे संचित करके उससे ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग की स्थिति का ज्ञान होता है। हमें ज्वालामुखी से पृथ्वी के आंतरिक भाग की स्थिति का भी ज्ञान होता है, क्योंकि जब ज्वालामुखी के कारण आंतरिक पदार्थ बाहर की तरफ निकलते हैं तो हमें पता चलता है पृथ्वी की आंतरिक स्थिति का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाभ होता है हमें ज्वालामुखी से ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है, जिनमें है एक चट्टान ग्रेनाइट चट्टान। ये बहुत ही मजबूत चट्टान होती हैं। तो हमें ये भी लाभ होता है कि लावा से ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी प्रदेशों में जो गर्म जल के झरने मिलते हैं उनसे हमें गंधक की प्राप्ति होती है, और जो चर्म रोग की चिकित्सा में सहायक होती है। गंधक का उपयोग चर्म रोग की चिकित्सा में किया जाता है, इसलिए ज्वालामुखी प्रदेशों में जो गर्म जल के झरने पाए जाते हैं उनसे हमें गंधक की प्राप्ति होती है। और जो मिस्र की नील नदी है वो शांत ज्वालामुखी के विदर में जल भरने से निर्मित विक्टोरिया झील से निकलती है।
मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और नील नदी इसी प्रकार के एक शांत ज्वालामुखी में, जब वो ज्वालामुखी शांत हो गया था, मृत ज्वालामुखी हो गया था, तो उसमें जल भर जाने से एक झील का निर्माण होता है, विक्टोरिया झील। उसी से हमारी नील नदी निकलती है। और नेक्स्ट है कि 10,000 धूम्र घाटी, जहाँ से जलवाष्प और जल फव्वारे की तरह निकलता रहता है। ज्वालामुखी के कारण 10,000 धूम्र घाटी का भी निर्माण हो जाता है। एक आपने सुना होगा 10,000 धूम्र घाटी, वहाँ से जलवाष्प और जल लगातार फव्वारे की तरह ऊपर निकलता रहता है, जो कि पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के क्या कारण हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है और ज्वालामुखी से हमें क्या लाभ होते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।